हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर इंजीनियर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? बढ़िया से आपकी प्रैक्टिस यार जा रही होगी, अब बढ़िया से मचा रहे होंगे आप। जो भी हम यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं यार इस सीरीज में, इस पूरी जो आपका ये क्रैश कोर्स चल रहा है, और जो स्टार्टिंग से मैं जो सिलेक्टेड टॉपिक ले रहा हूँ मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मैं रैंडमली ये टॉपिक लेके आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ यार कैपेसिटर की और उसकी कैपेसिटेंस की। तो इसमें होने क्या वाला है, क्या सिलसिला है ये, सबसे पहले तो ये सोचो कैपेसिटर है क्या भाई, है ना? है क्या? अच्छा, कैपेसिटर है क्या? जैसे यार दुनिया में क्या होता है कि जब हमने हमारे पास एक बहुत बड़ा नेचुरल सोर्स है, दैट इज वाटर। ओके, वाटर अगर खत्म हो जाए तो भाई उसको खत्म होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे अरेंजमेंट हमें करने पड़ेगा। सर लिमिटेड वाटर हो गया तो क्या करेंगे? तो हम स्टोर कर लेते हैं पानी को। क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए उसको कंटेनर बनाते हैं, उसमें पानी को भर के रख लेते हैं। तो वो किसका काम कर रहा है वहां पे? भाई वो उसको एक स्टोरेज का काम कर रहा है कि हमने पानी को इकट्ठा कर लिया, एक एनर्जी को कहीं पे इकट्ठा कर लिया है। टेक्निकली जब एनर्जी बनाई गई, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ, फिर उसका हम यूज करना हमने स्टार्ट कर दिया। फिर सोचा गया लोगों के द्वारा, इंसानों के द्वारा, मतलब ऑब्वियसली कि यार अब ये अगर खत्म हो गई तो क्या होगा, दोबारा ना बनी तो क्या होगा, तो उसको स्टोर कर लेते हैं। ओके, स्टोर कर लिया हमने। उसको स्टोर बनाने के लिए एक डिवाइस बना दिया जिसको नाम दिया गया कैपेसिटर। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे और अदर चीजें स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ती है जिसको हमने टेक्निकली नाम दे दिया कैपेसिटर। उसके बारे में हम सीखेंगे। मतलब कैपेसिटर इज दैट इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर चार्ज को स्टोर करने के लिए। इतनी सी सेंस बस आपको होनी चाहिए। ओके, अब सर इसका यूज कैसे किया गया? भाई ध्यान से समझना। कैपेसिटर बनाना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? कंडक्टर चाहिए। तो उसने बोला भाई ये कंडक्टर है हमारे पास, कुछ ऐसे हमने कंडक्टर लिया। अच्छा, कंडक्टर की क्या खास बात होती है सर? ये थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, होंगी भी, है ना? उसने क्या किया, कंडक्टर का काम होता है चार्ज को होल्ड करना, स्टोर कर लेना। ठीक है, तो मतलब अगर कंडक्टर को मैं बाहर से कोई चार्ज सप्लाई करूंगा दोस्तों, तो आपको पता है कंडक्टर की सबसे खास क्वालिटी होती है इसके आउटर सरफेस पे चार्ज आके इकट्ठा हो जाएगा। आपको पता है अंडर सरफेस पे इस पे चार्ज नहीं स्टे कर पाएगा, सारा चार्ज बाहर पे आ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू ये रिपल्शन फील करता है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए एक ऐसा सरफेस चाहिए होता है जहां पे कम से कम रिपल्शन फील कर सके, वो आउटर सरफेस ही होता है। ओके, तो सारा चार्ज इस पे इकट्ठा हो जाएगा और आप चार्ज सप्लाई करते जा रहे हो, सप्लाई, तो इसका चार्ज और बढ़ता जा रहा है। चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, चार्ज बढ़ने से, क्यू के बढ़ने से क्या हो रहा होगा? कंडक्टर में खास क्वालिटी क्रिएट हो रही होगी। सर चार्ज बढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड क्रिएट करेगा। यस, इसका फील्ड क्रिएट होगा और ये फील्ड अपने क्रिएट करेगा अपने चारों ओर, अपने सराउंडिंग में। समझो बात को आप, समझो बात को आप। तो ये फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों ओर, अपने सराउंडिंग में। अच्छा सर और क्या हो रहा है? इसकी ताकत बढ़ रही है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रही है इसकी, फील्ड क्रिएट करने की ताकत। मतलब क्यू बढ़ रहा है तो वी बढ़ रहा है, वी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। आप समझो बात को। मेन पॉइंट पहले आपको सिखा देता हूं, फिर वही सारे कंसेप्ट में डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, जिसपे न्यूमेरिकल डायरेक्ट आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कैपेसिटर में वही सारे पॉइंट, केवल एक्स्ट्रा कोई पॉइंट मैं यहाँ पे बहुत डिस्कस नहीं करने वाला। बस वो जो मेन पॉइंट 4-5 फैक्टर होते हैं जिनपे टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो अगर हमने बहुत डिटेल एनालिसिस कर ले तो भाई कर लेंगे ना, फुल कोर्स में कर लेंगे, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अब क्या कर रहे हैं सर? आप चार्ज बढ़ा रहे हो, चार्ज बढ़ा रहे हो मतलब उसकी ताकत बढ़ा रहे हो, ताकत, क्योंकि वो फील्ड ज्यादा जनरेट कर रहा है। तो दे आर टोटली रिलेटेड टू ईच अदर। Q बढ़ रहा है तो V बढ़ेगा, और आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है? V बाई D, डिस्टेंस है ये, तो उनके पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, तो E बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा है। आप समझो बात को। ठीक है, सो दिस इज योर रिलेशनशिप, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसका मतलब सर पॉजिटिव चार्ज जब हम इसको सप्लाई कर रहे हैं किसी कंडक्टर को, उसकी कैपेसिटी हम देख पा रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी है उसको स्टोर करने की। तो किसी भी चीज की, कंटेनर की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है इसको स्टोर करने की। सर हमने टंकी में पानी भर दिया, अगर भाई और पानी भरोगे ना, कंप्लीट भर चुका, ओवरफ्लो कर जाएगी, वो पानी लीक होने लगेगा। समझना है ना, लीक होने लगेगा सर वो तो। अच्छा सर, किसी भी कंडक्टर की, उस कंडक्टर की भी लिमिट होती है। यस, किसी भी कंडक्टर की चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करने की मैक्सिमम लिमिट के बाद अगर और भी उसमें हम सप्लाई करेंगे, लीकेज स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। इतना मैं हिंट आपको दे रहा हूं दोस्तों, आपस में जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी यहाँ पे डाइपोल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है और इस पे जो चार्ज इकट्ठा हो, कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मतलब किसी भी कंडक्टर की चार्ज को, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। उसकी कैपेसिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं कि कितना मैक्सिमम सेफ जोन तक ये अपना चार्ज स्टोर कर सकता है, एनर्जी स्टोर कर सकता है। ओके, तो मतलब उसने बोला कि इसके पास एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, बिल्कुल होती है, उसी को कैपेसिटेंस कहते हैं। यस, चार्ज सप्लाई करने से V बढ़ा, उससे बढ़ा E बढ़ा, तो डेफिनेशन बन गई QV
V क्या है सर? पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चाहिए आपको टू कंडक्टर्स, ठीक है? क्या चाहिए? टू कंडक्टर्स। ओके, तो फिलहाल के लिए देख लेते हैं Q इक्वल टू CV। अब ध्यान से समझना, C क्या है सर? इसकी, इस डिवाइस की कैपेसिटी, जिसको हमने नाम दिया कैपेसिटेंस। फिलहाल के लिए इतना समझो आप, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। ओके, अच्छा, कंडक्टर की कैपेसिटेंस है ये। बिल्कुल दोस्तों, कंडक्टर की कैपेसिटेंस है चार्ज को स्टोर करने की। तो फिलहाल हम ऐसे मान सकते हैं, लेकिन अगर हमने कैपेसिटर बनाना है तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बढ़िया तरीके से, कैपेसिटर बनाने के लिए वी नीड टू कंडक्टिंग सरफेसेस, जिसपे हम इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में ही चार्ज को इकट्ठा कराते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटेन कर सके और उससे एनर्जी को वहां पे स्टोर कर सके। इसलिए तो हम डिवाइस बना रहे हैं, हम चाहते हैं कम से कम एनर्जी हमारी लॉस और मैक्सिमम हमारी एनर्जी स्टोर हो जाए। ओके, बाकी आगे बातें कर लेते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो उसका बन चुका है कि ऐसे ऐसे बात होती है सर। तो ये बनाएंगे कैसे? V तो आपने बोला पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ तो एक ही कंडक्टर है। मैं ये मान के चलूंगा इससे कहीं इन्फिनिटी पे कोई एक सरफेस होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर मैं V को यहाँ लिखूं, V इस सरफेस का माइनस इन्फिनिटी का, और इन्फिनिटी में पोटेंशियल ऑब्वियसली जीरो होगा, इसलिए मैंने V को यहाँ पे डायरेक्ट सरफेस का ही पोटेंशियल ले लिया डेफिनेशन डिजाइन करने के लिए। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं, Q बाय V। बस ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, अगर कैपेसिटर बनाना है, मतलब डिवाइस बनाना है, तो डिवाइस बनाने के लिए वी नीड टू सरफेसेस। बस ये याद रखेंगे, सरफेसेस मतलब कंडक्टिंग, है ना? तो कंडक्टिंग सरफेसेस की जरूरत पड़ने वाली है आपको, आप इस तरीके से ध्यान रखें, टू सरफेसेस कंडक्टिंग होने चाहिए। तो अगर एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है, तो क्या बात बन जाएगी? यस, ये ए मान लो, बी मान लो, उस पे प्लस चार्ज दे दो आप, ठीक है, इस पे माइनस चार्ज दे दो। आपको पता है फील्ड यहाँ से इस पे जाना स्टार्ट कर देगा, तो फील्ड एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे जाना स्टार्ट कर देगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल V प्लस है तो इसका पोटेंशियल V माइनस होगा, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको आप लिख सकते हो हाई पोटेंशियल। प्लस का मतलब हाई, माइनस का मतलब लो, तो प्लस मतलब माइनस वाला, इनका बीच का डिफरेंस को हम V लिखते हैं। तो इनके रीजन बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंफाइंड हो जाता है, आप चेक कर सकते हो। तो ये क्या है कि इसकी कैपेसिटेंस है, ये है ना, कि कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है। फिर ये और इससे मिलने के बाद, अच्छा सर जितना चार्ज इसको देंगे उतना ही चार्ज इस पे भी होगा, यस डेफिनेटली, इक्वल एंड अपोजिट। टू फॉर्म अ कैपेसिटर वी नीड इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, बॉस, ठीक है? तो उसने बोला कि सर अच्छा, इस पे जितना भी चार्ज आप सप्लाई करते जाओगे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। यस, चार्ज इंक्रीज करते जाओ उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल। और यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं लिखूंगा Q इक्वल टू CV, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच? प्लस वाली बॉडी माइनस वाली बॉडी के बीच में। आप वेरी क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज योर वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस, कि हमें नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, जिससे चार्ज को स्टोर कर सके, एनर्जी को स्टोर कर सके, इसलिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ी थी। वरना दुनिया में सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने के बाद खत्म कर लेते हैं हम स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। आप फील कर पा रहे होंगे बात को, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। सो दोस्तों, ये आप ध्यान से देखेंगे, फिर हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा कैपेसिटर कितना बड़ा बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। ओके, तो पहले तो बेसिक से समझ लो कि सर डेफिनेशन तो ये है, फॉर्मूला ये है, मतलब सारे न्यूमेरिकल करने का फॉर्मूला ये बन गया, बस छोटा सा लेकिन बहुत छोटा सा। चार्ज है, पोटेंशियल है। अच्छा सर क्या हुआ यहाँ पे, देखो ध्यान से, जब मैंने चार्ज को बढ़ाया पोटेंशियल बढ़ा, मतलब चार्ज के बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्टली रिलेशन है। अगर चार्ज घटाओगे तो पोटेंशियल भी घटेगा, मतलब ये तो एक जस्ट रेशियो है जो कि कांस्टेंट होगा, इट डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज, डजंट डिपेंड अपॉन V, क्योंकि चार्ज के बढ़ने से तो V भी बढ़ रहा है, तो ये रेशियो है, कांस्टेंट होने वाला है, ये इस दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो सर इसको चेंज कर सकते हैं कैपेसिटेंस को? यस चेंज कर सकते हैं, पर Q और V के चेंज करने से चेंज नहीं होगा, अदर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से चेंज हो सकता है, ठीक है? इस समय ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर किसी भी चीज के अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा भाई? उस पे चार्ज दो, चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, वो निकाल लो, बस ये मेन है। हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वो आपने निकाल लिया, वही सारा हमारा एम होने वाला है, फिर आप सी आराम से निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? कुछ और बेसिक सी बातें जो हमें जनरली बिफोर जो हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल को क्रैक करने के लिए, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे डिस्कस करूंगा मैं। उससे पहले हमें कुछ चीजें जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपने पढ़ रखी है, बढ़िया से मेमोराइज करनी है, वो फर्स्ट स्टेप है यार हमारा, वो तुम्हें याद होना ही चाहिए। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारे दिलो दिमाग में होगा। क्वेश्चन कैसे क्रैक करने चाहिए कि वो मैंने सिखा देने हैं, ओके, टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है? तो ये तो रहा हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है? ओके, अब मैं बात करता हूं, मैंने आपको बताया कैपेसिटर तो डिवाइस है, उसको बनाने के लिए यू नीड
टू कंडक्टिंग सरफेसेस, बस इतना याद रखना है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। एक अरेंजमेंट यहां बनके तैयार हो जाएगा, उस अरेंजमेंट को नाम दिया गया है कैपेसिटर, क्योंकि वो डिवाइस है, अब उसका हम यूज करेंगे। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट बात क्या करने वाले हैं सर हम, ध्यान से देखो दोस्तों। अब उसने बोला कि यार सर हम कैपेसिटर ठीक है बना लेंगे, और कैपेसिटेंस का मतलब होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि हाउ मच, अगर आप उससे पूछो हाउ मच, है ना, हाउ मच, अगर आप किसी कैपेसिटर से पूछो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकती हो, तो वो कितनी उसकी कैपेसिटेंस है, समझ पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे हो, बढ़िया, कितनी कैपेसिटेंस है इसकी, है ना, इस रूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, बस वही होती है, हाउ मच पूछ लो उससे कि कितनी कर सकता है वही तो स्टोर, ये बस ये कैपेसिटेंस है जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। ओके कूल, यू अंडरस्टैंड दैट। सो कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर, देखो मैं यहाँ पे जो डिस्कशन करने वाला हूँ, जो डायरेक्ट आना चाहता हूँ मैं, जिस कॉन्सेप्ट पे जो मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि यार इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। कैपेसिटर डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज किए गए। सबसे पहला जरूरी आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है सर हमारे पास, दूसरा क्या है वेरी इंपॉर्टेंट जिसपे में फोकस करना, पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट, ठीक है, कैपेसिटर आपको पढ़ना है। तीसरा स्फेरिकल कैपेसिटर आपको पढ़ना है, स्फेरिकल कैपेसिटर डिफरेंट कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और क्या पढ़ना है सर, फोर्थ हमने पढ़ना है सिलेंड्रिकल, है ना, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना, ये सब है। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो केवल मैं फोकस करूंगा इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, फिर भी मैं इनके डायरेक्ट रिजल्ट आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा, जिसपे क्वेश्चंस आने के चांस है वो डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर दिस। बट हम इसकी बात करेंगे, 99% क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, या बिल्कुल दिमाग में लेके चले, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे इसी को पढ़ के जा रहा है, ढंग से पढ़ के जा रहा है, टाइम कम है उसके पास, तो भाई इसी को पढ़ के जाना, आप क्वेश्चन करके आ जाओगे, टेंशन नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आना है आफ्टर ऑल। ओके, इसी से रिलेटेड आ रहा है। सर आइसोलेटेड क्या है, आइसोलेटेड मतलब अकेला सरफेस मिलके अगर कैपेसिटर बना रहा है, उसकी कैपेसिटेंस हम निकाल सके, उसको आइसोलेटेड का नाम दिया गया, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, समझ रहे हो। अकेला कंडक्टर की कैपेसिटेंस अगर हमने निकाली, उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। तो सर अकेला तो बना ही नहीं सकता कैपेसिटर, उसके लिए तो दो सरफेस चाहिए, तो भाई एक इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लो, एक इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लो, तो रिफरेंस हो गया है, मतलब कैपेसिटेंस, you just understand capacitance of that particular surface with respect to the infinity surface, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा, इन्फिनिटी तो ऑलरेडी जीरो होता है, जो हमने यहीं पे किया है, बस वो ये होता है। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट है हमारी अर्थ, हमारी अर्थ, दुनिया का सबसे बड़ा कैपेसिटर अर्थ, समझ लो, सारा चार्ज कौन स्टोर कर रहा है, अर्थ, है ना, समझ पा रहे होंगे आप। तो वो अकेली ही तो है, लेकिन हम ये मानते हैं अर्थ के सरफेस से दूर एक कहीं एक सरफेस है जिसपे नेगेटिव चार्ज भी है, समझ रहे, ऐसे मान लो आप, ठीक है, ऐसे मान के चलो, तो इसको आइसोलेटेड का नाम दिया जाएगा। अब मैं वन बाय वन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, पैरेलल प्लेट, जिसमें जो प्लेटें हैं, प्लेट इन द सेंस दो कंडक्टिंग सरफेस है, वो प्लेट की फॉर्म में रहेंगे। प्लेट क्या होती है सर, प्लेट क्या है, ये तेरा हाथ है, एक ये रहा, दो प्लेटें होगी, इस पे भी चार्ज दे दो, उस पे भी आमने सामने रख दो, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो फील्ड प्लस से निकल के माइनस में जाता है, सबको पता है, तो प्लस से माइनस में जाएगा, ठीक है, प्लस से माइनस में जाएगा, इससे निकल के इससे जाएगा, तो इसी रीजन में फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इधर स्टॉप कर दो, इधर जीरो कर दो, ऐसा अरेंजमेंट बनाओ, इस साइड में भी फील्ड जीरो, इस साइड में फील्ड जीरो, अंदर फील्ड रहे, तो सारी एनर्जी अंदर ही स्टोर होती जाएगी। इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया कैपेसिटर, दो कंडक्टर से मिलकर बनने वाला डिवाइस कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी कितनी है एनर्जी को स्टोर करने की, वो निकालना है, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। स्टार्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर मैंने आपको बताया, जिसपे सारे क्वेश्चन 99% पूछे जाते हैं, व्हाट इज दैट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो हाउ इट लुक लाइक, आपको मैंने बता दिया है कि जस्ट टेक वन प्लेट गाइस। सपोज करो आपने इस तरीके की एक प्लेट ली, ठीक है, एक प्लेट ले लिया मैंने इस तरीके से, दूसरी प्लेट आपने ये ले ली, ठीक है, दिस इज योर सेकंड प्लेट, और एक दूसरे के आमने सामने आपने इनको रख दिया, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ये रख दिया आपने, आप देख सकते हो। तो यार ये वाली प्लेट है, इस पे चार्ज दे देना, ठीक है, इस पे चार्ज दे देंगे आप, और फिर ये इसके सामने प्लेट है, इस पे चार्ज दे देंगे आप, ठीक है ना। दोनों प्लेट आपने सामने रख दिया, मतलब ऐसे ऐसे रख दिया आपने, ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्लेट 1 प्लेट 2, अब चूंकि प्लेट आपको दिख रहा होगा, इसका खुद एरिया भी है, लेट्स इसका एरिया कितना है प्लेट का, जैसे मेरा हाथ है ना, आपका हाथ है, मेरा हाथ है, इसका एक पर्टिकुलर एरिया भी है ना बस, ठीक है, और दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस भी ले ली हमने, लेट्स डी ले लिया, ठीक है सर। तो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। अब आप क्या करने वाले हैं, जो ये वाली प्लेट है इसको पॉजिटिव चार्ज दो, ठीक है, और इसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट। अगर इसको आपने प्लस क्यू दिया है तो उसको भाई माइनस क्यू ही देना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट। ये अरेंजमेंट मिलकर बना रहा है हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, कैपेसिटर। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस टाइप, भाई कैलकुलेट तो नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए रिजल्ट, ओके, फिलहाल के लिए, ठीक है।
सो करना क्या है सर, कितने क्वेश्चन यही से आ सकते हैं डायरेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल जेई में, उठा के देख लो आप, 19 में 20 में 18 में बहुत सारे क्वेश्चन यही से आ रहे हैं, टेंशन नहीं है, आराम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आप सॉल्व करके फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो सर होगा क्या, देख भाई अगर आप ध्यान से देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे रियलाइज कराता हूँ, ये दो प्लेटें हैं, इसके राइट में जाओ, यहाँ पे कहीं, या बी पॉइंट पे बात करो, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देख इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों पे चार्ज भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, कैंसिल होके इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला सेम चार्ज से अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला सेम चार्ज से रिपेल कर रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, चार्ज सेम है, इक्वल एंड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये एरिया पे जब चार्ज होता है तो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये इट्स ओनली डिपेंड अपॉन चार्ज डेंसिटी, नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, क्यों प्लेट से कितने दूर है, पॉइंट कितना पास है, कोई टेंशन नहीं है। इधर देखो ये पॉइंट पे इसका रिपल्सन होगा इधर, ये पॉइंट के लिए, ठीक है, इस वाली प्लेट का, ये क्या करेगा उसको अट्रैक्ट, ये भी इक्वल एंड अपोजिट, तो इस इधर भी पॉइंट क्या है जीरो। तो यार सर इन प्लेटों पे जो चार्ज दिया है उसका इसकी साइड में कोई फील्ड ही नहीं है, तो सारा फील्ड गया कहां, अंदर, प्लस से निकल के माइनस, प्लस से निकल के माइनस, प्लस से निकल के माइनस, सारा फील्ड अंदर। इसलिए हमने एक ऐसा अरेंजमेंट चूज किया जिन दो प्लेटों के बीच में ही सारा फील्ड रहे और उस एनर्जी को हम स्टोर कर सके, रीयूज कर सके। इस अरेंजमेंट को बनाना जरूरी था, वरना हम इसको चार्ज तो इसको प्लस भी दे सकते थे, माइनस माइनस भी दे सकते थे। हमने अपोजिट चार्ज ही क्यों लिया, इसीलिए लिया कि एक पर्टिकुलर रीजन में सारा चार्ज स्टोर कर सके और इधर उधर चार्ज ना जा सके, जिससे एनर्जी का लॉस ना हो। अदरवाइज वो लॉस ही हो रहा है एक तरीके से, फील्ड पूरी जगह फैल रहा है तो लॉस ही हो रहा है ना भाई। ओके, तो सारा फील्ड इधर। तो सर क्या कहना चाहते हो, अगर इसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इसकी वजह से भी निकालो, इसकी, ये प्लस है और प्लस वाला रिपेल करता है, E1 इधर आ गया, माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो E2 भी इधर ही आ गया। तो इसके अंदर के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना इनसाइड द प्लेट्स, दोनों का ऐड हो गया, देखो E1 प्लस E2। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपको याद है, किसी एक प्लेट की वजह से जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जैसे इस पे माइनस सिग्मा है, इस पे प्लस सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सेम हो तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पे सिग्मा है तो उसका हाफ लो, सिग्मा बाय 2 और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे पे भी सिग्मा ही है सर, माइनस है लेकिन अट्रैक्शन में यूज होगा ना माइनस, तो सिग्मा हाफ लो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक की वजह से कितना आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो डेंसिटी होती है उसका हाफ कर देते हैं। सो इसके इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चांदी, ये आ गया आपका फॉर्मूला। इस पे भी क्वेश्चन आए हैं जेईई में, इस पे भी अभी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है, आप बना सकते हो, टेंशन नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिग्मा अगर नहीं दे रखा है तो सिग्मा आप निकाल सकते हो चार्ज पर यूनिट एरिया से। यही बात मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेसिक से बेसिक पे पूछा गया, अच्छे से अच्छे पे पूछा गया, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर जो नेट फील्ड होगा वो दोनों की वजह से होगा, वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी एक प्लेट का कितना होगा सर, इतना, इसका हाफ, इसका हाफ, किसी एक प्लेट का ये रहा। अगर किसी एक प्लेट का पूछेगा, दोनों को पूछेगा तो भाई टोटल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यू जस्ट रिमेंबर, यही वो कारण था जिसकी वजह से इसके पास कैपेसिटेंस साइज चार्ज को स्टोर करने, क्योंकि सारा फील्ड अंदर ही है, देखो सारा कहीं नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब और क्या पूछा जा सकता है सर, ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मतलब यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय वन प्लेट, टू प्लेट ऑन वन, या फिर फर्स्ट प्लेट ऑन टू। मतलब यहां पहली प्लेट ने दूसरी को अट्रैक्ट किया, उसका फोर्स दूसरी ने पहली को, एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, फोर्स होता है QE, ठीक है, Q कितना है, QE है, E कितना है सर, एक प्लेट का फोर्स निकाल रहे हो तो एक प्लेट का ये रहा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चांदी सपनों में आना चाहिए, प्लेट्स के बीच एक्ट करने वाला फोर्स ये होता है, सिग्मा की वैल्यू करोगे तो Q² बाय 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है। अगर इनके बीच फोर्स पूछता है, इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। ये सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें यू हैव टू रिमेंबर। और ये वो केस की मैं यहाँ बात कर रहा हूं जब इनके बीच में केवल एयर है, वैक्यूम है, कोई अदर मीडियम नहीं है, समझना, कोई अदर मीडियम यहाँ पे नहीं है। इस बात की आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने प्लेस नहीं करा है, ओके, इनिशियल कंडीशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा सर, ये हमने बात कर ली, तो इस अरेंजमेंट को कैपेसिटेंस बोला सर, यस। तो सर इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी पैरेलल प्लेट की कि ये एनर्जी को स्टोर कर सके, कैपेसिटेंस। तो भाई कैपेसिटेंस निकालने का एक्सप्रेशन क्या लिखा था मैंने, C = Q/V। Q क्या है, चार्ज कितना दिया, दे दिया। V कैसे निकाले सर, ये प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस इसका माइनस, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो, तरीका बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पता चल जाए तो V/D यूज कर लो,
आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट नेगेटिव होती है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इन दोनों के बीच की प्लेट की डिस्टेंस भी पता है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ए इज द प्लेट एरिया, तो यहां से आप v निकाल सकते हो, तो v आ जाएगा आपका ed, और e आप पहले से निकाल चुके हो, यहां से यहां पुट कर देना, यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा c आएगा आपका एप्सिलॉन नॉट e by d, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा फॉर्मूला लेकिन बहुत छोटा सा, सारे क्वेश्चन इसी से बनने हैं। पैरेलल प्लेट से रिलेटेड जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, सर ये c जो आ रही है कैपेसिटेंस, ये कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है, प्लेट से रिगार्डिंग, प्लेट के बीच का मीडियम एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस, परमिटिविटी, परमिटिविटी ये मीडियम है, एक तरीके से मीडियम है, फ्री स्पेस है, ये समझ रहे हो आप, है ना, फ्री स्पेस। ए क्या है सर, एरिया, डी क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कैपेसिटेंस इनके चेंज होने से चेंज हो सकती है, यस 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 यस। सी डिपेंड करती है मीडियम पे, और एप्सिलॉन नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब सी मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ जाओ। अगर मीडियम इसके अंदर कुछ और फिल कर दोगे आप डाइलेक्ट्रिक, तो सी बढ़ेगी घटेगी नहीं, बढ़ेगी घटेगी नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर अगर मैं बड़ी प्लेट का एरिया ले लूं तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, उसकी चार्ज एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी चांदी मेरे बढ़ जाएगी। समझो बात को, फील करो। सर उनके बीच की डिस्टेंस को अगर घटा दूं या बढ़ा दूं तो देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ाओगे मतलब इनको दूर दूर करोगे तो कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी, कम चार्ज स्टोर करेगी। सर अगर डी को मैं कम कर दूं तो सी बढ़ जाएगी, है ना, तो चार प्लेट्स को पास लाने से चार्ज एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ताकत उसकी बढ़ जाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से चेंज करने से बोलेगा प्लेटों के बीच के डिस्टेंस हाफ कर दी, बताओ कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, समझ रहे हो, बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा ऐसे करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बताऊंगा आपको कैसे करना है अपने, फिलहाल के लिए आप ध्यान से रखो। तो भाई ये याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्री स्पेस के मीडियम से ही मैंने आपको बता दिया है कि जब मैं मीडियम फिल करूंगा तो सी बढ़ेगा। सर अगर दो प्लेटों के बीच में हम कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें, इंसुलेटिंग, डायरेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग मीडियम फिल कर दें जो चार्ज को कंडक्ट नहीं करा पाता है, तो सर कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी, डायरेक्ट बता रहा हूं बढ़ जाएगी, ज्यादा ताकत बढ़ जाती है, उसकी ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब क्या हो सकता है सर, सर अच्छा जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चार्ज आपने यहां दिया है उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट हुई है तो वो कितनी होती है, तो वही निकालना है ना। अब हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड। आप मेरी बातें समझते रहना, मैं जल्दी जल्दी पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं मेन पॉइंट पे आना चाहता हूं जिससे हम न्यूमेरिकल कर सके। आफ्टर ऑल न्यूमेरिकल करने जरूरी है ना। एनर्जी स्टोर्ड है ना इन कैपेसिटर, समझना भाई, कैपेसिटर में एक तो पूछेगा एनर्जी स्टोर्ड पहला, दूसरा पूछता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। इस एनर्जी को यू कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल यू से डिनोट करेंगे, बस थोड़ा सा फर्क है, बस ये ध्यान रखें आप। मतलब एक किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में पूछेगा तो सर ये क्या होगी, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, भाई डिराइव तो नहीं करना है हमने, डिराइव तो नहीं करना है बट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सर उसके लिए करना क्या होगा, ध्यान से समझो। पहला एक्सप्रेशन यू हैव टू रिमेंबर, तीन एक्सप्रेशन होते हैं, आप सबने पढ़ा भी होगा, हाफ सी वी स्क्वायर डायरेक्ट यूज होंगे एज इट इज, बस यूज करना आना चाहिए, याद तो सबको होते हैं। C is the capacitance, V is the potential difference। अगर C और V की बात करें क्वेश्चन में तो यही फॉर्मूला यूज करना है, अगर ये यूज नहीं करना है तो हाफ Q स्क्वायर बाय C, चार्ज और C दे रखा हुआ तो ये यूज करना है, ये भी नहीं है तो हाफ QV, अगर चार्ज और वॉल्यूम वोल्टेज दे रखा है तो ये यूज करना है। जनरली इसका और इसका सबसे ज्यादा यूज होगा क्वेश्चंस बनाने के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जनरली इन दो का यूज होगा और इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। हम कोशिश करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालने और कैपेसिटेंस गिवन होती है और इस फॉर्मूले का हम एनर्जी स्टोर जो उसने कैपेसिटर ने करी है उसको हम कैलकुलेट कर सके। ये तो रहा फॉर्मूला, एनर्जी कितनी स्टोर हो कर सकता है, इन तीन फॉर्मूले से उसको निकाला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा हम इनका रैंडमली यूज कर सकते हैं, ओके। अच्छा सर ये एनर्जी बनी कैसे, हुआ क्या होगा, भाई ये जो कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे इनकी मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो। अगर हम इसको चार्ज करें, है ना, आप ध्यान से देखो, अगर हम इसको चार्ज करें, ठीक है, तो ये हुआ क्या है थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, जिससे आपका फंडा थोड़ा क्लियर हो जाए कि सर ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। सर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एकदम है, इस पे सर नेगेटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू। सर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो तो डी है, अभी बताया आपने, ईच प्लेट का एरिया सेम है, बिल्कुल, छोटी बड़ी प्लेटें नहीं होनी चाहिए छोटी बड़ी प्लेटें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए ना, इनका जो जो साइज है आप देख सकते हो, जो लेंथ है इसकी वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज हम प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक है।
तो आप क्या करने वाले हैं दोस्तों, आप इसको एक बैटरी से एनर्जी सप्लाई करो। बैटरी से देखो ये प्लस माइनस, तो बैटरी का पोटेंशियल है V, तो जो इनकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा, यहाँ से चार्ज डिनोट देगा। तो होता क्या है सर, चार्ज तो इधर को नहीं जा रहा है, ये क्या करता है, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बैटरी का काम क्या है, बैटरी वर्क कर रही है। ये प्लेट पॉजिटिव कब होगी, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को खींच के इस पे डालेंगे, समझो, इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलेंगे, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचे वहां पे पॉजिटिव चार्ज। बोलो यार प्लीज, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले पॉजिटिव चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिव चार्ज। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर होगा तो चार्ज का मूवमेंट ऐसे होगा, उसके अपोजिट। आप देखो चार्ज ये जो Q है ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे खींच के इस पे डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे बैटरी काम कर रही है, वर्क कर रही है, वर्क डन है ना बाय बैटरी। बैटरी के थ्रू यहाँ वर्क किया जा रहा है, और वो वर्क आप कैसे निकाल सकते हो, बैटरी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पे लेके जा रही है। याद करो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर हमने, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू पर्टिकुलर डिस्टेंस। समझिए, सो व्हाट इज दैट, चार्ज को लाने में जो वर्क होता है, तो वर्क हम यहां से निकाल सकते हैं Q into V से। समझो आप, तो मैं लिखूंगा Q into V। V क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस है। सर कहां से लेके आ रहे हैं, अगर एक पॉइंट से दूसरे पे उनके बीच का, अगर इनफिनिटी से इनफिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो होता है। सर Q की वैल्यू क्या होगी, Q अभी लिखाया था मैंने, Q इक्वल टू CV, जो इसका डेफिनेशन होता है, Q इक्वल टू क्या होता था, CV। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CV into V, तो ये बनेगा W CV स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला किसका निकाला आपने, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी, दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। ये बैटरी ने जो वर्क किया है टोटल वो ये होता है, जबकि एनर्जी स्टोर हो रही है इसकी हाफ। चेक करो, चेक करो, बैटरी ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पे डाले, तो वो तो करती है CV स्क्वायर का काम, इतना काम कर रही है। लेकिन जो एनर्जी ये कैपेसिटर स्टोर कर पा रहा है वो उसका हाफ ही है। सर 50% एनर्जी स्टोर हो रही है केवल, 50% कहां गई सर, 50% अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे जरूरी फॉर्म है हीटिंग, हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। आपने देखा होगा गर्म हो जाती है चीजें, हीट फॉर्म में क्रिएट हो जाती है चीजें। तो देखो भाई, टोटल बैटरी वर्क करती है CV स्क्वायर, जबकि एनर्जी स्टोर सब में हाफ हाफ है। एनर्जी स्टोर होती है 50%, 50% हीटिंग इफेक्ट में चली जाती है। याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग एग्जाम में, आपके IIT और JEE के एग्जाम में, कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो हीट अगर निकालनी है तो देख कैसे पता चलेगा, हीट अगर निकालनी है कैसे कैसे, यहां पे लिखाता हूं मैं आपको। हीट अगर निकालनी है, हीट प्रोड्यूस्ड कितनी है, HP, नॉट हिमाचल प्रदेश, दैट इज हीट प्रोड्यूस। ओके, सो ये कैसे निकालोगे, बैटरी ने कितना वर्क किया वो ले लो, एनर्जी कितनी स्टोर की वो ले लो, बस ये फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, टेंशन नहीं है बॉस। दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। आप ऐसे याद रखो, दिस इज योर फॉर्मूला। बस यूज कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए भी आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दीज आर द बेसिक थिंग, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स अबाउट द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बेसिक लेवल पे इतनी चीजें आपको याद रखनी लाजमी है, वरना शबाना आजमी है। समझ पा रहे हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो उसका मेन कंसेप्ट है ना, तोड़ेंगे बढ़िया तरीके से, फिर बाद में देखेंगे मीडियम का इफेक्ट। बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं हम इसमें। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं, मजा आ जाएगा। नोडल एनालिसिस आपको सिखाऊंगा, जिसमें जेईई मेन के हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, और नोडल एनालिसिस से हम उनको क्रैक करने वाले हैं। वैसे तो सीरीज पैरेलल से जो है बट टाइम लगेगा बॉस, ठीक है। फिर सर्किट की प्रॉब्लम करेंगे, फिर जो जब मीडियम फिल कर देंगे डायरेक्टली उसकी क्वेश्चंस करेंगे। दैन आफ्टर किसके करेंगे, जब वैरिंग मीडियम फिल करेंगे बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बढ़िया बढ़िया आरसी सर्किट के क्वेश्चंस करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन जो जेईई में करंटली पूछे जाते हैं भाई, बढ़िया से सॉल्व करके आएंगे। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूं, जो आपके ही एग्जाम में आ रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और कितने अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके, लेट्स से हियर इज द क्वेश्चन। आप जल्दी से पढ़ लो, बढ़िया तरीके से डेटा नोट कर ले, बस पढ़ के, क्योंकि क्वेश्चंस को समझना जरूरी होता है, फिर तो उड़ा ही देंगे। उसने बोला एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसने ये बोला इनके बीच की डिस्टेंस है d, ठीक है, और ये पैरेलल जो प्लेट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस दे रखी है 5 माइक्रोफैराड। मैंने बोला ठीक है, चार्ज भी दिया गया है इसको, उसने बोला इसको चार्ज किया गया है, और चार्ज जो दिया गया है इसको वो दे रखा है 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब वो बोलता है कि अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस है प्लेट 1 2, इनको बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दे, डिस्टेंस को अगर इंक्रीज कर दे, अपार्ट करे, एक प्लेट को दूसरे से दूर लेके जाए, है ना, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इंक्रीज सी कम हो जाएगी, तो उसने दे रखा है जो सी यहाँ पे रिड्यूस हुई है, जो कम हुई है वो है 2 माइक्रोफैराड। पहले थी 5, अब हो गई है 2, मतलब सी चेंज हो गई। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क इज डन टू डू दिस। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो हाउ यू विल कैलकुलेट द वर्क डन, मैंने आपको बोला था वर्क डन कैसे निकालना है। वर्क डन इज द चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड। ओके,
पहले कितनी थी, डी के बढ़ने से सी आपकी कम हो रही है भाई, आप ध्यान से समझेंगे, डी के बढ़ने से सी कम हो रही है ना, और सी कम होगी तो फिर एनर्जी आपकी कम होती हुई आपको नजर आएगी। तो इनिशियल जब डी को चेंज नहीं किया था तो एनर्जी कितनी थी, देखो क्या क्या दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, सी और क्यू, वी की बात ही नहीं करी, तो आप यूज करो क्यू स्क्वायर बाई सी वाला फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस, ठीक है। इनिशियल चार्ज क्यू ही था C1, ठीक है। अब आपने क्या किया, डी को चेंज कर दिया, तो U2 कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ओवर C2, चार्ज सेम ही है, जस्ट पुट हियर U1 माइनस U2, टेक दियर चेंज, तो U1 कितना है सर, क्यू स्क्वायर बाई C1 माइनस क्यू स्क्वायर बाई C2, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो दोस्तों, अंदर बचा आपका 1 बाई C1 माइनस 1 बाई C2, पुट करो डायरेक्ट आंसर। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वर्क डन। मेन थिंग इज दैट जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस को घटाया बढ़ाया, एरिया को चेंज किया घटाया बढ़ाया, बताओ कितना वर्क डन करना पड़ा, चेंज निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी का, इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या थी, क्या चेंज किया, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज कर लो, पुट ऑल द वैल्यूज, चार्ज दे रखा है, C1 भी दे रखी है, दिस वन इज C1, दिस वन इज C2, दोनों को पुट करो, 3.75 10⁻⁶ जूल, इसके लगभग आपका आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजी, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए, मैं सारे नहीं ले रहा हूं, बस आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं इतने आसान आते हैं, इससे भी बेहतरीन आते हैं, सीखेंगे ना भाई, सीखेंगे, हर कैटेगरी सीखेंगे, ओके। सो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया है, हियर इज द क्वेश्चन, आप इसको जल्दी से रीड करो, आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, बड़े छोटा सा है लेकिन खोटा सा है, कॉन्सेप्ट समझना इसका क्या है, ठीक है। उसने बोला कि यार एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी पहली प्लेट पे जो चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है, दूसरी प्लेट पे जो चार्ज है वो 4 माइक्रोकूलम है, और दोनों चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव है, आप देख सकते हो, ये भी प्लस ये भी प्लस, उत्तरी सर ये कैपेसिटर कैसे हुआ, कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए, इस पे तो 4 है, इस पे 2 है, एक तो ये डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो चार्ज भी इसका सेम नहीं है ना, तो ये कैपेसिटर कैसे बनाएंगे। तो जब ये सिचुएशन दोस्तों आ जाए, कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना बॉस, जब ये सिचुएशन आए कि एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, उसकी पहली प्लेट पे चार्ज कुछ Q1 है, इसमें कुछ Q2 है, ठीक है, और दोनों पे सेम पोलैरिटी का चार्ज है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है, ऐसे समझे आप, प्लस प्लस यहाँ पे हमने लिया चुकी, तो यहाँ पे इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा, और आपसे पूछे कि बताओ V कितना है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, फंडा वही है, Q इक्वल टू क्या, C/V, अगर V पूछता है तो क्या करोगे, C/Q, बस Q निकालना है, नेट चार्ज उसमें आफ्टर स्टडी स्टेट, यहाँ पे जो नेट चार्ज इसमें स्टोर होने वाला है वो आप कैसे निकालोगे, बढ़िया डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर ये सिचुएशन आएगी कि दोनों की दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज है और सेम पोलैरिटी का है, तो क्या करके आओगे, उसमें चेक कर लेना कौन सा चार्ज ज्यादा है, इफ Q1 is greater than Q2, तो जो नेट चार्ज इनके बीच में you have to use to solve the problem यूज करना है, जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करना, और उसका हाफ वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये वैल्यू आपके पास बनेगी। अगर सर ऐसा हो गया कि सेकंड वाला चार्ज ज्यादा है और फर्स्ट वाला कम है, तो नो प्रॉब्लम, जो नेट चार्ज आपका वहां पे बनने वाला है ऑटोमेटिकली Q2 माइनस Q1 बनेगा डिवाइड बाय 2, ये ध्यान रखना। तो जब ये आ जाएगा तो ये जो कैलकुलेट V, और V कितना होगा, C/Q2 माइनस Q1, और ऊपर जाएगा 2, आप ध्यान से देखो, ऊपर जाएगा 2, इसमें वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पहली प्लेट पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरी प्लेट पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, दोनों की पोलैरिटी सेम है, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये वाला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट यूज जस्ट पुट द वैल्यू। सो V कितना आएगा सर, V देख सकते हो आप, V आएगा 2 × C, 1 × 10⁻⁶ माइक्रोफैराड है ना, Q2 कितना है भाई, 4 - 2 × माइक्रोकूलम 10⁻⁶, कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 कैंसिल, दैट इज 1 वोल्ट। यानी इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिचुएशन में जब सेम पोलैरिटी का चार्ज हो और अनइक्वल हो, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये कांसेप्ट यूज कर सकते हो और आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया कांसेप्ट था, क्वेश्चन के थ्रू हमने समझ भी लिया। ओके दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट कांसेप्ट की जल्दी से, और मैं जल्दी से आपको भी बताता कि अगर कोई डायरेक्ट्रिक मीडियम है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, उस स्पेस में फिर फिल कर दूं, उसको इंसर्ट कर दूं, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, एक चीज तो आप पहले से याद रखें यार, दैट विल increases, okay, वो इंक्रीज करेंगे डेफिनेटली। देन which type of problems they can ask, ये भी हमने आपको सिखाना है, और लास्ट में इसके जब मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा तो उन पे क्वेश्चन जो बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े लेंथी और टिपिकल टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप कैसे सॉल्व करके आओगे। अभी थोड़ा बेसिक देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब उसने बोला है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी हमारे पास, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, जस्ट आई यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो ये टर्मिनल ए है, इसका प्लेट 2 का टर्मिनल है, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, इस पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया ऑब्वियसली, इस पे आपने नेगेटिव चार्ज दिया ऑब्वियसली, इसके अंदर फ्री स्पेस है तो कोई नो प्रॉब्लम, कैपेसिटेंस इसकी होगी ε0A/d, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब वो बोल रहा है कि अगर इसके अंदर कोई स्लैब लो, जैसे ऐसे समझो आप, जैसे आपके पास एक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है पूरी,
ये किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बनी हुई है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो सकता है। स्लैब है एक इंसुलेटिंग स्लैब, यार ऐसे समझो ना, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग है, ठीक है। तो उसके जब उसको किसी पर्टिकुलर फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके जो जो उसके अंदर जो पोलैरिटी क्रिएट होती है ना, वो इसके अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट होती है उसके डायपोल की वजह से। कैसे सर? देखो, अगर आप इसके अंदर इसको इंसर्ट करो, उठाओ और इंसर्ट कर दो, ठीक है, इसके अंदर, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी। जैसे स्लैब आपने ऐसे डाली, सपोज करो ऐसे डाल दी स्लैब, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक नया फील्ड क्रिएट हो जाता है अपना, क्योंकि इसके जो अनपोलराइज्ड पोल होते हैं वो पोलराइज्ड होने लगते हैं। प्लस की साइड में माइनस साइन आ जाएगा, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा, और इसकी साइड में प्लस साइन चला जाएगा। आप खुद समझना होगा, आप खुद समझ सकते हो। अच्छा सर, ओरिजिनल फील्ड क्या था? देखो, प्लेट 1 से प्लेट 2 की तरफ था ओरिजिनल फील्ड, ओरिजिनल, ठीक है। अब क्या हुआ, स्लैब के अंदर क्या हुआ, प्लस इधर है माइनस इधर, फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, तो इसका फील्ड इधर चला गया, ये है स्लैब के अंदर फील्ड। तो जो नेट फील्ड होगा यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए नेट फील्ड क्या हुआ सर, तो ओरिजिनल माइनस स्लैब के अंदर का जो फील्ड है तो कम हो गया, नेट फील्ड डिक्रीज कर गया। चांदी मेरे नेट फील्ड स्लैब के करने से, इंसर्ट करने से उसके अंदर डिक्रीज कर गया। अच्छा, वो अगर डिक्रीज किया होगा तो वी भी डिक्रीज किया होगा, ऑब्वियसली वी भी डिक्रीज किया होगा। अगर वी डिक्रीज किया होगा तो क्यू इक्वल टू, आप ध्यान से देखो, आपने बना लिया कैपेसिटेंस। अच्छा सर, कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चार्ज को आपने नहीं बदला, लेकिन ई की वजह से वी चेंज हो गया, उसकी वजह से। अगर आपका डायरेक्टली कांस्टेंट के है, पूरा प्रूफ करके तो नहीं बता रहा हूं, बट यू हैव टू रिमेंबर गाइस, यू हैव टू रिमेंबर, कुछ नई कैपेसिटेंस होगी सी डैश, वो के टाइम्स इंक्रीज करेगी। ओरिजिनल एप्सिलॉन नॉट जब ए था, एप्सिलॉन नॉट जब मीडियम फ्री स्पेस वैक्यूम था, उसके कंपैरेटिवली जो जितनी भी के टाइम्स वो इंक्रीज करेगी, जितनी भी स्लैब का जो के होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने, और ये ओरिजिनल के साथ आपने कर देना है मीडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो के टाइम्स ये क्या कर रही है, इंक्रीज, एंड दिस इज द न्यू फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा ये याद रखोगे तो और मजा आने वाला है आपको, ठीक है। इतनी चीजें सर, ये फुल्ली फिल्ड है, ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है ये, ठीक है, ऐसे समझना, फुल्ली इंसर्ट किया है, कंप्लीटली इंसर्ट किया है। इस स्लैब की जो थिकनेस है वो टी हो सकती है, और जो इस समय यहाँ डी के इक्वल है, क्योंकि प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम डी लेते हैं, और टी जो उसकी थिकनेस है वो कंप्लीटली आपने फिलिंग करी है। ऐसे समझो ये स्पेस नहीं है, मैंने इसको कंप्लीटली फिल किया है, ये मान के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो पार्शियली फिल किया जाए, इफ पार्शियली, इस पे क्वेश्चन आने के चांस है बॉस, फील्ड आए भी हैं, आएंगे भी आगे भी, इसलिए याद रखना है, ठीक है। पार्शियली फिल्ड का मतलब क्या होता है सर, ये है 1 प्लेट, ये है 2 प्लेट, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर इसके अंदर कोई स्लैब आप इसके अंदर ऐसे रख दो, पार्शियली का मतलब ये एक स्लैब ली छोटी सी थिकनेस की, देखो कम थिकनेस है, डायरेक्ट कांस्टेंट की है, पूरे स्पेस में नहीं फिल करी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। तो सर अब इस टाइप की कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, तो सी डैश के टाइम्स, तो पहले लिखो एप्सिलॉन नॉट ए, ये रहा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर, समझ रहे हो आप, ओवर। तो आप क्या करोगे, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, भाई ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए। अगर पूरे स्पेस में फिलिंग नहीं है, पार्शियली फिल्ड है सर, ऐसे ही डालेगा क्या, कहीं भी डाल देगा क्या, हाँ ऐसे भी कर सकता है, फिलिंग ऐसे भी कर सकता है कि एक ही साइड में, इसके एक ही साइड में फिल कर दिया ऐसे, और इसकी थिकनेस है टी, और इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट है के, ये खाली रह गया, एयर है ना, ये खाली रह गया, तो भी फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इधर फिल करो, बीच में फिल करो, कहीं पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये प्लेट ओरिजिनली 1 है, ये प्लेट ओरिजिनली 2 है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से, इसी से ये बन सकता है, इसी से। अगर इसी प्लेट को बढ़ा के आप, इसी प्लेट की जो थिकनेस है ये टी, इसको बढ़ा के फिल कर दो, यानी टी को फिल कर दो, है ना, टी को डी के इक्वल कर दो, कंप्लीट फिलिंग मतलब फुल्ली। तो आंसर ये आया। तो देखो टी की जगह डी रखो, ये कैंसिल, यहाँ डी आएगा के ऊपर जाएगा, आंसर सेम बन जाएगा, व्हाट इज दैट, एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी, सेम बन जाएगा कि नहीं आप चेक करो, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर पार्शियली, यू हैव टू रिमेंबर दिस के टाइम्स इंक्रीज करेगा फॉर फुल्ली, इतना सा सेंस भी याद रखोगे ना, मजा आ जाएगा। यहाँ पे जो के है वो के यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट वैरिंग, ये एक्स फिलिंग अलोंग द लेंथ, आप चेक करो, इसमें एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मतलब के इज नॉट वैरिंग, के इज समथिंग लाइक दैट कांस्टेंट। दूसरी फीलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस, जिसमें बहुत बड़े क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। अगर के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हुआ, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर वेरी कर रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, देन हाउ यू विल कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, वो मैं आपको लास्ट में सिखाऊंगा इंडिविजुअली, अलग से वीडियो बना के, ध्यान रखना, क्योंकि बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से समझना पड़ेगा, बहुत कैटेगरी होती है। फिलहाल ये देख लिया मैंने, ठीक है, फिलहाल ये देख लिया
इतनी बातें मैंने याद कर ली, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट ही आजकल मेंस के एग्जाम में। अब मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिससे हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर सके। ओके, व्हाट इज दैट? दिस इज व्हाट कि आपने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन गाइस। व्हाट इज दैट? सीरीज। जल्दी से याद दिलाता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। ये मैं बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं इन जो मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ाया है। अगर किसी ने नहीं देखा दोबारा से देख लो, क्योंकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो डायरेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं वो जेईई में कैपेसिटर से बहुत कम आते हैं। अभी तक तो नहीं आए हैं, एक आध बहुत रेयर आया होगा। तो अगर आपने सीखना सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, वैसे तो आपको आता होगा और आना भी चाहिए। ओके, इस समय आना भी चाहिए। तो आप रेजिस्टेंस वाली वो देख सकते हो, अच्छे से मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन करा भी है उसमें, एटलीस्ट मैंने एक उसमें कर दिया है। बट यहाँ पे हम जो मेन कंसेप्ट है ना, जिससे क्वेश्चन हो रहे हैं कैपेसिटर के, क्योंकि कैपेसिटर पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बस उसमें तो बढ़िया से डिजाइन करके जाएगा, क्योंकि वो मान के चल रहा है सीरीज पैरेलल के नॉर्मल केसेस आपको आते हैं, वो ये मान के चल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल जो तुम्हें यहाँ होना चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए, जो तुम्हें अब पता होना चाहिए, है ना। ओके, सीरीज का मतलब सर एक कैपेसिटर लो, बढ़िया तरीके से समझो, दूसरा कैपेसिटर लो और दोनों को एक ही एंड टू एंड आपने कनेक्ट किया। दो ही ले रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हो, टेंशन नहीं है ना यार। ठीक है, लेट्स ये पहला कैपेसिटर है सर, इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2। ओके, इस कैपेसिटर की ये पहली प्लेट है, बस ये ध्यान रखना, ये दूसरी प्लेट है, ये इसकी पहली है, ये इसकी दूसरी है। अब देखो, अगर मैं इनको बैटरी से कनेक्ट करूं, चांदी, अगर मैं इनको बैटरी से कनेक्ट करूं, बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा, V। टोटल बैटरी का पोटेंशियल, टोटल दोनों कैपेसिटर को चार्ज सप्लाई करेगा कि नहीं। ये जो चार्ज यहां से जाएगा, ये जब यहां से जाएगा तो इसको भी चार्ज कर रहा है, इसको भी चार्ज कर रहा है और फिर वापस आ रहा है। ठीक है, अब इस अरेंजमेंट में अगर आप ध्यान से देखो, कितने भी अरेंजमेंट में यहां पे सीरीज में लगा दूं, केवल इसकी पहली और इसकी लास्ट की ही डायरेक्ट कनेक्ट है। कौन सी ऐसी प्लेटें हैं जो आपस में कनेक्ट है और बैटरी से डायरेक्ट नहीं है? इसकी दूसरी, इसकी पहली, ये दोनों प्लेटें ध्यान से देखो, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। एंड रिमेंबर, इस पे है पॉजिटिव चार्ज तो इस पे पक्का नेगेटिव होगा, और इस वाले पे है नेगेटिव चार्ज तो इस पे पक्का पॉजिटिव होगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, जब एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से डायरेक्ट कनेक्ट हो, ये एक तरीके का हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान से समझना, तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इन दोनों अरेंजमेंट में ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट को आप A मानो, इसको B मानो, इसको C पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा वो इस प्लेट और इस प्लेट के लिए सेम कॉमन पोटेंशियल होने वाला है, क्योंकि ये पोटेंशियल इसके लिए और इसके लिए सेम पॉइंट कॉमनली उसको कवर कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। तो सर इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के आएंगे? देखो, बैटरी चार्ज तो सबको एक ही दे रही है, क्योंकि दोनों को एक ही चार्ज आ रहा है। जब चार्ज सेम हुआ तो Q इक्वल टू CV, तो Q सेम हो गया, समझ रहे हो, Q तो हो गया क्या, सेम हो गया। तो जो C है और जो V है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ इनवर्सली पोटेंशियल डिवाइड होगा, है ना, अपोजिट ऑर्डर में पोटेंशियल डिवाइड होगा। अगर आप पहले वाले के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है वो निकालना चाहते हो, या दूसरी कैपेसिटर के अक्रॉस, दोनों प्लेट के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना चाहते हो, तो भाई V1 कैसे निकालोगे? देखो, चूंकि इनवर्सली है, इसका मतलब ये होता है जिस सीरीज में जिस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल रहे हो उसको छोड़ के दूसरी जो उसके साथ सीरीज में उसकी कैपेसिटेंस लो, टोटल बैटरी का पोटेंशियल लो और डिवाइड में C1 प्लस C2। ये हो गया इसका तरीका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का सीरीज कॉम्बिनेशन में। अच्छा सर, अगर V2 निकालना हुआ तो मैंने अभी बताया V2 की कैपेसिटेंस को छोड़ के दूसरी पहली वाली लो, टोटल पोटेंशियल डिवाइड में C1 प्लस C2। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप बाय पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल से। डायरेक्ट आना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, याद ऐसे रखना है। ठीक है, याद ऐसे रखना है, क्योंकि चार्ज सेम है, जो चीज सेम है उसको सेम कर दो, बाकी रिलेशन चेक कर लो, उसी अकॉर्डिंग रिलेशन बन जाएगा आराम से। हमने रेजिस्टेंस में भी सीखे हैं सारी चीजें, यहाँ पे भी सीख रहे हैं। अच्छा सर, और इसके बारे में क्या याद रख सकते हैं हम? आराम से सीखते हैं ना, पहले ये सीख लो कैसे करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है सर, चूंकि सीरीज है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, समझ रहा, रेजिस्टेंस का अपोजिट। तो Q सेम हो गया, पोटेंशियल अलग है, तो इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, गया तो V से ना, तो अब क्या लिखोगे, टोटल पोटेंशियल किसका है, बैटरी का, किसने दिया, V1 को दिया और V2 को दिया। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लिया मैं 10 बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो पोटेंशियल है वो आपको समझ में, आपको सबके अपने अपना अलग पोटेंशियल है, तो सबका मेरे से बढ़ेगा ना, तो सबका ऐड हो जाएगा मेरे इक्वल। ठीक है, सो V1 प्लस V2 जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपकी नेट कैपेसिटेंस आएगी 1 बाय सीरीज में नेट निकालने के लिए C1 C2 C3 एंड सो ऑन। अगर दो ही है कॉम्बिनेशन में केवल, तो दो के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इतना सा फॉर्मूला, एलसीएम ले लो, प्रोडक्ट ओवर सम। तो रेजिस्टेंस सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं, कैपेसिटेंस सीरीज में इनवर्सली ऐड होते हैं। आप देख सकते हो, किसी दो के लिए आप ये यूज कर देगा ना, क्वेश्चन आपका सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है,
ओके तो सीरीज में एक चीज सबसे जरूरी, जो इनका पोटेंशियल कैसे निकालना है और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो तो सबको पता होगा, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूं यार, चलो थोड़ा सा बता देता हूं जब जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक तो क्लियर होना चाहिए एकदम। सो अगर हम बात करेंगे सीरीज, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो सर उसमें क्या करते हैं, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई, पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट और लास्ट के कैपेसिटर की, सपोज करो उसमें 100 कैपेसिटर है, लास्ट के कैपेसिटर की लास्ट प्लेट ही केवल बैटरी से कनेक्ट होती है इस वायर के थ्रू, समझो बात, इसको बहुत जरूरी बात है ये। और इसके बाकी जो रिमेनिंग कैपेसिटर है वो आपस में कनेक्ट होती है, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बैटरी, रिमेंबर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटर ये लिया, एक कैपेसिटर ये लिया, अगर अरेंजमेंट आप ऐसे बनाओ कि हर कैपेसिटर की हर प्लेट बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट हो जाए, इधर पहले वाली दोनों, इधर दूसरी वाली दोनों बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट है, एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर, ये प्लस ये माइनस, देखो ये प्लस वाली प्लेट इस वायर के थ्रू इससे कनेक्ट है, तो प्लस 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 प्लस, तो ये दोनों माइनस माइनस, तो हर प्लेट अलग अलग डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ध्यान से समझना। इसका मतलब आप ये कह रहे हो हर प्लेट को आप डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब सारी प्लेटों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हो आप, इनमें कोई भी प्लेट ऐसे नहीं जो आपस में कनेक्ट हो, सारी डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है ना। आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, ये अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्लस वाली प्लस से कनेक्ट है, ये माइनस वाली माइनस प्लेट से ही कनेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस से कनेक्ट नहीं है ना, वहां पे प्लस माइनस से कनेक्ट है, यहाँ पे देख ले, तो ये बन गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है सर। तो उसमें आप ये कहना चाह रहे हो सर, यहाँ से जो चार्ज जाएगा ना, वो उसके पास दो रास्ते, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, इधर कुछ जाएगा Q1, इधर कुछ जाएगा Q2, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है, यहाँ से एंटर करके इनमें बाहर निकल के वापस आएगा और फिर से Q जाएगा, मतलब Q डिवाइड हो रहा है, तो Q1 प्लस Q2, लेकिन पोटेंशियल सबका क्या है, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल। इन रिजल्ट्स का आप यूज करो, तो यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, चार्ज सेम क्या है V, तो Q इक्वल टू क्या होता था CV, तो ये तो हो गया सेम, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे इस अरेंजमेंट में Q1 बताओ पहली कैपेसिटर में कितना चार्ज जाएगा, तो Q1 निकालने के लिए पोटेंशियल डिवाइडर रूल क्या, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, जिसमें चार्ज पहुंचाना चाहते हो उसी की कैपेसिटेंस लो, टोटल V तो सेम है, टोटल चार्ज लो, क्योंकि यहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय दोनों का सम, ठीक है। सिमिलरली Q2 निकालो, Q2 किस में जा रही है, Q2 में, C2 में, तो C2 लो, टोटल चार्ज लो, दोनों का सम, बस खत्म। ये रिलेशन अगर आप याद रखोगे भाई मजा आ जाएगा। आईआईटी में क्वेश्चंस आए हैं, जेईई में क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट यहीं से बेसिक कांसेप्ट पे क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ बेसिक ही होता है यार, बस अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, बाकी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू सीख लेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दिस इज इंपॉर्टेंट, ये सीखना है, ये सीखना है आपने, पढ़ तो हम सब रहेगा, ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। तो यार सर यहाँ पे ना पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, इसलिए आपने यहाँ पे इनवर्सली रिलेशन में आपने चेक किया और लिया, और चूंकि पोटेंशियल डिवाइड है टोटल पोटेंशियल लेते हैं, यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है तो टोटल चार्ज लेते हैं, यस मेन पॉइंट पे फोकस करो, मजा आ जाएगा। और चूंकि दोस्तों यहाँ पे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 है, तो Q की जगह लिखोगे CV, यानी इसकी टोटल कैपेसिटेंस। तो सीरीज में क्या होता है सर, सॉरी पैरेलल में क्या होता है सर, पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, डायरेक्ट ऐड कर लो, सम निकाल लो, डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब 10 कैपेसिटर अगर पैरेलल में है ना, तो डायरेक्ट ऐड कर देना C1 प्लस C2 C3, अगर सारी सेम है तो 10 टाइम्स C। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसमें होता है 1/C1 1/C2 1/C3 ऐड करते जाओ, समझ गया। ये इसका बेसिक था जो आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब इस पे डिपेंडेंट जो न्यूमेरिकल होंगे हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बढ़िया सा मैं आपको करके दिखा देता हूं, सीरीज पे, पैरेलल पे, दोनों और मिक्स पे, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझ जाओगे कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके दोस्तों, अब जल्दी से जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं, हाउ टू यूज द सीरीज कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। इसका एक इंडिविजुअल मैंने क्वेश्चन लिया है और जल्दी से आपको करके दिखाता हूं, और आपने भी रियलाइज करना है कि हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। आप देख सकते हो आपके एग्जाम आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार में भाई दो तीन बार इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिजाइन करके पूछे जा चुके हैं, कांसेप्ट सेम रहता है, बस आपको अप्लाई करना चाहिए, ओके। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि भाई ये एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे एक 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और यहाँ पे उसने चार्ज अप्लाई किया है 80 माइक्रोकूलम, ठीक है। फर्दर दो कैपेसिटर आप देख सकते हो, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, क्योंकि इनका एक प्लेट इस एंड पे है, दोनों का एक प्लेट इस एंड पे है, और ये सिंबल अर्थिंग का होता है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल आपका 0 है, ठीक है। अर्थिंग का मतलब आप सब समझते होंगे, सिंबल ऑफ अर्थिंग मतलब ये 0 पोटेंशियल है, और ये वाला टर्मिनल जिस प्लेट से कनेक्ट होगा, देखो इधर इसका भी 0 पोटेंशियल हो गया, जिससे कनेक्ट हो इसका 0 पोटेंशियल होगा, लेकिन इनका बीच का डिफरेंस सेम रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपेसिटर की एक प्लेट को अर्थिंग करने से पूरे पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब उसने बोला कि बताओ
इस पे देखो ना, यहां से कितना चार्ज आ रहा है, इसको चार्ज करके चार्ज यहां तक पहुंचेगा, ठीक है, कितना 80 माइक्रोकूलम। जब वो यहां आएगा उसके पास दो रास्ते हैं, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। लेट्स सी इधर गया Q1 और लेट्स सी इधर आया आपका Q2, क्योंकि Q इसको Q मान लो, Q में से डिवाइड हो गया चार्ज और दोनों, इसका मतलब बोथ आर इन पैरेलल। याद करो पैरेलल। वो बोलता है इसकी अपर प्लेट पे कितना चार्ज होगा, भाई प्लस चार्ज होगा ना अपर प्लेट पे, आप चेक करो प्लस चार्ज होगा ना अपर प्लेट पे, बताओ उसकी अपर प्लेट पे कितना चार्ज होगा। तो यार इसका चार्ज, क्योंकि ये प्लेट ये कैपेसिटेंस के साथ पैरेलल में है, तो मैंने आपको क्या बताता, क्योंकि यहाँ दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, जो भी होगा सेम सेम सेम, पोटेंशियल सेम, और चार्ज होता है C के डायरेक्ट रेशियो में। तो अगर इस पे चार्ज निकालना है यानी Q2, तो Q2 कैसे निकाल सकते हो, टोटल चार्ज इसी की कैपेसिटेंस डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अगर इसको आपने C2 माना है, इसको आपने C1 माना है, समझ गए, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में कन्वर्ट हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अभी कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको। तो डायरेक्ट ही आ गया क्वेश्चन, Q कितना है टोटल 80, C2 कितना है दोस्त, C2 3, डिवाइड में दोनों का सम कितना है 5 5 6 16, Q2 आ गया 48 माइक्रोकूलम। दिस इज योर चार्ज, this is your charge on that capacitor, the upper plate of the capacitor, this is +1 लेना ध्यान से। इसके अपर प्लेट पे भी क्या रहेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। लोअर प्लेट पे पूछता तो नेगेटिव, ठीक है, ध्यान से ध्यान से। अगर सर इस पे चार्ज निकालना हो तो भाई Q1 निकालो, टोटल चार्ज कितना है Q, इसी की कैपेसिटेंस ले लो 2, दोनों का सम ले लो 5, तो टोटल कितना है 80 × 2/5। वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 32 ही आएगा। क्या को आएगा सर, 80 में से 48 इधर गया तो बचा इधर ही जाएगा ना। फिर मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ना। दिस इज द वे टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। आप कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन की बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है। ओके दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ। मतलब उसके टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। आप लाइन से देखोगे यार कंटिन्यूटी में कि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए। एक बार सीख लो आपको किस तरीके से आपने उड़ाना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वो तरीका आपको सिखाऊंगा जो बहुत इजी कर देगा क्वेश्चन को। एक नॉर्मल तरीका जो ऑलरेडी हमें बताया, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं यार यहाँ पे नोडल एनालिसिस मेथड। ओके, व्हाट इज दैट, नोडल एनालिसिस मेथड। वो क्या होता है सर, सबसे पहले आप ध्यान से देखो, नोडल मैंने आपको पढ़ाया था इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, नोडल एनालिसिस मेथड। नोडल मेथड का नाम आप इसको दे सकते हो सिंपली। ओके, इसका नाम इसको आप दे सकते हो। तो करेंगे क्या, यूज क्या है, किस टाइप से करना है, फिर हम इसको सीखेंगे जो नॉर्मल तरीका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व किया जाता है उसके थ्रू फिर हम इसको सीखने का ट्राई करने वाले हैं। दोनों तरीके से देखना, जो बेस्ट लगे उसको यूज करना। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, 2016 से लेके 2021 तक इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी कॉन्सेप्ट के, बस वैल्यू चेंज करके। इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड यू हैव टू क्रैक योर एग्जाम। अगर आपने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट सीखे, हर तरीके के कॉन्सेप्ट सीखे, और जो आपको बेस्ट लगे, जो आसान लगे, जो सबसे शॉर्ट वे और जो जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट सॉल्व करके दे दे। ओके, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं कि क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो एट ए डिस्टेंस 30 मीटर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। और ये जो चार्ज है Q, इसके बारे में उसने बोला है कि 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा और 9 में जो चार्ज होगा, उन दोनों का सम है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से आप रीड कर लेना, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक चीज तो क्लियर है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था Q/R²। ये फॉर्मूला तो आप दिमाग में रखो, पता है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे ये पता है Q निकालना है, और Q सम है। इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, उन दोनों का सम है। तो हमारा मेन टारगेट हो गया इस वाली कैपेसिटर पे चार्ज निकालना और उस पे चार्ज निकालना। तो डिफरेंट तरीके आपको यहाँ पे नजर आएंगे अगर आप ध्यान से सोचोगे, ठीक है। तो करें क्या सर, सबसे पहले मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, नोडल मेथड। क्वेश्चन तो हो ही जाएगा यार, नोडल मेथड सीखना जरूरी है। ओके, तो यार सर मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला सर्किट ले रहा हूँ क्योंकि इस पे उस पे चार्ज पूछा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सर्किट यहाँ पे लिया, ठीक है, और ये वाला सर्किट लिया, और इसमें जितनी प्लेटें हैं आपने ध्यान से यूज की, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। तो आपने देखा यार, ये जो 8 वोल्ट की बैटरी है, ये इसके अक्रॉस भी है, देखो ये दोनों टर्मिनल डायरेक्ट कनेक्ट है, और इस पॉइंट के अक्रॉस भी है। तो ये 8 वोल्ट की बैटरी इसके अक्रॉस भी है, डायरेक्ट इसके अक्रॉस भी है। मतलब इसके अक्रॉस डायरेक्ट में 8 वोल्ट की बैटरी यूज कर सकता हूं अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। सो दिस इज योर 8 वोल्ट। नाउ सी, चूंकि ये वायर यहां से यहां तक सेम है, अगर मैंने इस एंड पे 0 वोल्ट लिया तो इनका डिफरेंस यहाँ पे 8 वोल्ट, भाई सेम ही रहने वाला है। और यहां से यहां तक कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी 8 वोल्ट और यहाँ पे भी 8 वोल्ट। नोडल एनालिसिस मेथड में सेम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट का आप यूज जरूर करना। मतलब इससे क्या पता चल गया कि इस पूरे सर्किट के इस एंड पे 8 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट है। अब ध्यान से देखो, ये है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये है 3 माइक्रोफैराड,
ये 9 माइक्रोफैराड। हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सर ये क्यों सिखा रहे हो आप? भाई ये सीख गए ना, मजा आ जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस तरीके का अरेंजमेंट है, इस पे कितना चार्ज है बताओ, या इस पे कितना चार्ज है बताओ, या इस पे कितना चार्ज है बताओ। बता देंगे ना भाई, है ना, बता देंगे ना, आराम से, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है सर, देख लो ध्यान से। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तभी आएगा जब चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो यार, ये 8 वोल्ट है, समझना। अब एक नोडल पॉइंट ढूंढो जहां पे मोर देन 1 ब्रांचेज हो, देखो मोर देन 2 ब्रांचेज हो, है ना, नोडल पॉइंट। तो ये वाले देखो, ये वाला पॉइंट देखो कॉमन है, कॉमन पॉइंट है जिसको नोडल पॉइंट। लेट्स सी इसका पोटेंशियल है V, समझना, लेट्स सी इसका पोटेंशियल है V। अगर इसका पोटेंशियल मिल गया तो इसकी ये प्लेट इससे कनेक्ट है, इसकी ये प्लेट इससे कनेक्ट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हम जहां पे पॉइंट मानेंगे, जहां पे नोडल पॉइंट मानेंगे, ये यहाँ पे आपने नोडल पॉइंट कंसीडर किया है, वहीं से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर क्या कहना चाहते हो? नोडल पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्टेड प्लेट्स को चेक करो कौन कौन सी है। एक प्लेट ये कनेक्ट है, एक प्लेट ये कनेक्ट है, एक ये, 3 ये प्लेट इससे डायरेक्ट कनेक्ट है। आप ध्यान से समझना बॉस, ध्यान से, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल्स इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट, इन 3 प्लेटों से कनेक्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट अकॉर्डिंग टू द नोडल मेथड, इन पे नेट चार्ज होने वाला इनका आपस में 0, क्योंकि बाहर से इन पे कोई नेट चार्ज सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपस में ही कनेक्ट है, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज करके चलेंगे। एक बार ये क्वेश्चन बन गई, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया, फिर तो तुरंत उड़ा देना, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये तो हम कर ही लेंगे, टेंशन नहीं है। तो हाउ टू अप्लाई द नोडल मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम? यू जस्ट चेक आउट द नोडल पॉइंट, let us assume some potential at that point, okay। फिर ये देखो उससे कितनी प्लेटें कनेक्ट है, दिख गई, ठीक है सर, ठीक है, दिख गई। अब आप करो, ये वाली प्लेट कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ठीक है, मतलब इस कैपेसिटर की ये प्लेट, ठीक है, ओके। तो ये नोडल पॉइंट इनको चार्ज सप्लाई करेगा। लेट्स सी, हमने मान लिया कि चार्ज इसको दे रहा है कुछ Q1, Q2 और इसको दे रहा है Q3, देख लो। तो इन तीनों का सम निकाल लो, Q1 प्लस Q2 प्लस, और इसको इक्वल टू 0 करो, क्योंकि डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट नहीं है तो एक्सटर्नल चार्ज नहीं आ रहा है, समझ लो आप। ठीक है सर, Q1 कैसे निकालेंगे? CV होता है, तो इसका C कितना है 4, V कैसे निकालेंगे? दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये प्लेट है V के साथ, ये प्लेट है 8, तो V माइनस 8, सर 8 माइनस V क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, बट हमने चूंकि चार्ज इससे सप्लाई किया है तो ये हाई ये लो मान के चल रहे हैं, ठीक है, V अननोन है। फिर प्लस Q2 किस पे जा रहा है? इस पे, तो V से जा रहा है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 3, V से जा रहा है तो V माइनस, इधर से प्लेट किससे कनेक्ट है देख सकते हो आप 0, यार यहां से यहां तक कोई एलिमेंट नहीं है, 0 ही तो है, सो दिस इज 0। फिर प्लस इस वाले पे देखो 9 की है, 9, और इसके अक्रॉस ये वाली प्लेट कितने पे है? V पे, इधर वाली ये प्लेट कितने है? 0 पे, सो V माइनस 0 और इक्वल टू क्या कर दो 0, यहां से V निकाल लो, यह आएगा 4V माइनस 32 प्लस 3V प्लस 9V इक्वल टू 0, 9 3 दैट इज 12, दैट इज 16V, और यहां बचेगा 32, और ये बचेगा देख सकते हो V इक्वल टू 2 वोल्ट। यानी इस पॉइंट का कॉमन पोटेंशियल 2 वोल्ट आ गया। अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछे तो तुरंत आ जाएगा, नहीं बहुत टाइम लगने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में अदर मेथड से। अगर उसने पूछा क्वेश्चन में दे दिया इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, करो भाई, हो जाएगा। सीरीज पैरेलल वाले कांसेप्ट में बहुत टाइम लग जाएगा ना। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके। सो अब करें क्या सर? अगर दोस्तों इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 2, अब देखो इसमें कितना चार्ज था Q1 अभी तो निकाला था, इसकी कैपेसिटेंस इनटू V1, कैपेसिटेंस कितनी है 4 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इन दोनों प्लेट के बीच, ये रहा V माइनस 8, समझो यार, कम ऑन, V माइनस 8 क्लियरली आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। सिचुएशन क्या है वो भी आपको दिख रही होगी बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस पे कितना चार्ज है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। व्हाट इज दैट? क्या लिखोगे? चूंकि 2 है तो एक्चुअली में तो इधर से ही जाएगा ना चार्ज, क्योंकि 2 है तो आप क्या करोगे हाई माइनस लो, यानी 8 माइनस 2 दैट इज 6, कितना आ गया 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक तो 4 पे चाहिए था, एक 9 पे, तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज होगा? लेट्स सी Q3 है तो Q इक्वल टू CV, यानी 9 इंटू यहाँ पे 2 है यहाँ पे 0 है, तो हाई माइनस लो यानी 2, यानी कितना आएगा 18 माइक्रोकूलम। उसने बोला था कि जो कैपिटल Q इन दोनों का सम है तो ये हो जाएगा 24 प्लस 18, चेक करो 8 चौक 12 3 4 42 माइक्रोकूलम चार्ज था। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 42 इंटू 10 टू माइनस 6 ओवर 30 का स्क्वायर। सॉल्व करो दोस्तों, सॉल्व करोगे 3 का 30 का स्क्वायर 9 9 कैंसिल, 100 is 7 minus 1 यानी 420 न्यूटन पर कूलम इज द फाइनल आंसर। यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस। क्वेश्चन का आंसर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, इस कॉन्सेप्ट को समझना इज इंपॉर्टेंट।
You have to calculate the nodal point potential first of all, then take the potential difference across the two plates, कैपेसिटेंस गिवन होगी, डायरेक्ट चार्ज इसका निकालो, उसका किसी का भी निकाल लो भाई, किसी का भी, है ना। तो आप देखो इस पे 24 आया था, 18 इस पे गया है, तो इस इधर कितना जाएगा, ऑब्वियसली 6 जाएगा ना, ऑब्वियसली 6 जाएगा, तो टेंशन नहीं है, किसी पे भी निकाल लो। और चेक करो अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन, मैक्सिमम जेईई में क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, आप बेहतरीन तरीके से यू कैन क्रैक द प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एनी टाइप आफ्टर लर्निंग द कांसेप्ट बिहाइंड द नोडल मेथड। ओके, अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम यूज करने वाले हैं, आपके जो आपका जो नॉर्मल जो मेथड होता है, एक नॉर्मल वे होता है क्वेश्चन को करने का, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो भी अप्लाई करना तो सिखा देता हूं ना इसी में एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा सर उसको करके दिखाओ। देखो जब आप नॉर्मली करोगे, अगर आपको नोडल मेथड नहीं आता है भाई, इससे ना बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व। ओके देखो यहां से बैटरी 8 वोल्ट की है, चार्ज सप्लाई करेगी, ठीक है सर, कुछ चार्ज इधर जाएगा, बिल्कुल सर, लेट्स से Q1, कुछ इधर जाएगा, बिल्कुल यहां से डिवाइड हो जाएगा ना, जो चार्ज इधर जा रहा होगा देख लो आप, वो पहले इसमें जाएगा, फिर यहाँ के वो भी डिवाइड होगा। सपोज करो इधर गया Q3, तो इधर जाएगा Q3 डैश, हमें इस वाली में चार्ज चाहिए यानी Q3, और इसमें जो जा रहा है तो Q2 ही जा रहा है, तो कैसे कर सकते हो, अगेन सेम थिंग, इस पूरे वाले को देखो ऊपर को, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है। अब अगर थोड़ा सा आप इसको रीड्रॉ करो, पहला दूसरा, सीरीज पैरेलल के वे से बता रहा हूं मैं आपको, टेंशन नहीं है बॉस, आप ध्यान से देख लो, इससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनके अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप है, एक्चुअली हमें 2 से इस वाले से मतलब ही नहीं है। सो ये आप ध्यान से देखो, ये है 8 वोल्ट, ठीक है सर, ये है 4, ये है 3, ये है 9। अगर मैं इनका इक्विवेलेंट निकाल दूं, क्योंकि दोनों पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम ही होगा, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 4, दिस इज 12, और इधर आ रहा है आपके पास कितना, आप चेक करो दोस्तों, दिस इज 8, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 12। तो इसमें जो चार्ज जा रहा होगा Q2, ठीक है, समझ रहे हो, जो चार्ज जा रहा है वो इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, दोनों में सेम जा रहा है। तो आप पहले क्या करो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लो सीरीज कॉम्बिनेशन वाले मेथड से, और इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल निकालोगे 4 के अक्रॉस, तो कितना आएगा, 4 के अक्रॉस पोटेंशियल, याद करो टोटल पोटेंशियल सीरीज में जिसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालो उसको छोड़ के उसके साथ जो दूसरी है, क्योंकि इनवर्स भी होता है, 12, दोनों का सम 16, और वी दे रखा है 8 इंटू 2 आएगा, यानी कितना, 2 6 वोल्ट आ गया, 6 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल 6 वोल्ट आ गया, तो इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज कितना है, CV 4 इंटू 6 24 माइक्रोकूलम आ गया ना, देखो सेम आ गया ना, देखो सेम। अभी हमने सीरीज मेथड का कांसेप्ट यूज किया। अच्छा सर ठीक है, इसके अक्रॉस कितना आएगा, अगर 8 में 6 यहाँ गया तो 2 वोल्ट ही आएगा, ऑब्वियसली सॉल्व करो या ना करो, 2 वोल्ट आएगा तो उसमें 2 वोल्ट ही यहाँ पे जाएगा, 2 वोल्ट ही यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों इन दोनों से मिलकर 12 बनी थी, ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 वोल्ट इस पे, तो इस पे चार्ज कितना हो गया, 9 वाली में देखो, चार्ज इसकी पोटेंशियल आ गई 2, चार्ज Q इक्वल टू CV 9 इंटू 18 माइक्रोकूलम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से 18 माइक्रोकूलम, दोनों को ऐड करो, वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर। दिस इज द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड, दिस इज द नोडल मेथड, है ना। इससे आप बहुत जल्दी बहुत क्विकली कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, बेहतरीन लगे, बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग दिलो दिमाग में उतर जाए, उसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ओके दोस्तों, तो ये कुछ बेहतरीन का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, ये आपको आना चाहिए। नोडल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करके जाना। ओके, हे जेईई फाइटर से बात करते हैं यार कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में, जो अच्छे लेवल पे जो क्वेश्चन आप आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कैटेगरी में पूछे जाएंगे। ओके, और किस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से उसके कॉन्सेप्ट सीख के, पूरा फील करके उसको आपको सॉल्व करके आना, क्रैक करके आना। पहले आप सीख लेते हैं, अभी भी मैंने आपसे डिस्कस करी है नोडल मेथड की, उसी को अप्लाई करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली क्रैक करने के लिए। अदरवाइज अदर वे भी होते हैं, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू क्रैक एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, चलो चल के देखते हैं, है ना। तो यार मैंने देखा, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लियरली, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्विचिंग सर्किट। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे नॉर्मली कि भाई एक सर्किट दे रखा है, उसमें स्विच दे रखा है, वो बोलेगा आफ्टर क्लोजिंग, आपसे बोलेगा आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ओके, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच, है ना। यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच। स्विच को क्लोज करने के बाद इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा, ध्यान से समझना। दो तरीके हैं इसके, या तो एक तरीका अप्लाई करो कि स्विच जब ओपन था तब कितना चार्ज था, स्विच जब क्लोज हो गया तब कितना चार्ज था, कंजर्वेशन यूज करो, हो जाएगा, ठीक है, तब भी हो जाएगा। बट मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, बहुत इजीली आप कैसे कर सकते हो। लेट्स से हमने स्विच को क्लोज किया, ध्यान से समझना, स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज। तो इससे क्या होगा, देखो ये जो वायर है डायरेक्ट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक सिंगल वायर है,
तो इस पॉइंट में लेट्स सी पॉइंट ए है और ये पॉइंट लेट्स सी पॉइंट बी है, ठीक है। तो इसका जो भी पोटेंशियल होगा लेट्स सी वी है, वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वी। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट हो गए स्विच की क्लोज करने की वजह से, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल रहने वाला है सेम, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसने पूछा सर, आपसे पूछा गया कि इसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव टू रिमेंबर। अब आप क्या करेंगे, जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसमें सी इक्विवेलेंट भी पूछ सकता है तेरे से, स्विच क्लोज करने के बाद सी इक्विवेलेंट भी पूछ सकते हैं, वो तो आपको दिख ही रहा है, आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा। ओके ओके ओके, कम ऑन, क्या करना है, ध्यान से समझो। नोडल मेथड, क्या यूज करेंगे हम, नोडल मेथड। नाउ बाय यूजिंग दिस मेथड बहुत जल्दी यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। आपको अलग अलग स्विच ओपन था तब कितना था, क्लोज कर देंगे तो कितना होगा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कूल। अब ये देखो नोडल मेथड, कितने नोड है, एक नोड तो यही है ए, एक ये रहा बी, इससे कितनी प्लेटें कनेक्ट है डायरेक्ट, जो बैटरी से भी कनेक्ट है, एक ये देखो कनेक्ट है कि नहीं है, इस वाले से कितनी कनेक्ट है, ये रही, मतलब ये सारी प्लेटें अगर ध्यान से हम देखें, ये जो प्लेटें हैं ये वाली 1 2 3 4 ये सारी आपस में कनेक्ट है, आप चेक करो, ये सारी प्लेटें आपस में कनेक्ट है, केवल बैटरी से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब नोडल मेथड बोलता है अगर इन प्लेटों का बैटरी से कोई नेट कनेक्शन नहीं है, इस पे नेट चार्ज इनके ऊपर होने वाला है 0, क्योंकि बैटरी से इन पे कोई डायरेक्ट सप्लाई नहीं जा रही है, तो बस इसी मेथड का हमने फायदा उठा लेना है, नेट चार्ज इन पे होने वाला है 0। तो इसको मान लो लेट्स सी, इस नोडल से इस पे चार्ज गया Q1, इस पे चार्ज गया Q2, इस नोडल से इस पे गया Q3 और इस पे गया Q4, you just remember this। so हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सबका सब क्या करना है 0। now you just calculate the value of Q1 Q2 Q3 and Q4। सर इसके लिए क्या करेंगे, इनके टर्मिनल के एंड के वोल्टेज पता होने चाहिए, बैटरी लगी है ना, अगर बैटरी 10 वोल्ट की है, इधर मान लो 0 वोल्ट, तो यहाँ हर जगह क्या होने वाला है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट, इधर मान लेंगे यहाँ पे 10 वोल्ट की आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे भी 10 वोल्ट। आप देखो पूरे सर्किट को ध्यान से देखो, ये 10 वोल्ट इधर इस प्लेट से कनेक्ट है, इस प्लेट से कनेक्ट है, ये वाली प्लेट इसकी V से कनेक्ट है। अब ध्यान से, बिल्कुल सिंपल हो गया अभी तुम्हारे लिए, क्या करोगे सर, Q1 निकालेंगे, Q1 मतलब इसमें कितना चार्ज गया, चार्ज होता है CV, C है इसकी 1, V कितना है इसके अक्रॉस, इधर से मान रहे हो आप V माइनस 10, समझ लो V माइनस 10, क्योंकि ये प्लेट है 10 पे, इनका डिफरेंस लेना होता है, ठीक है, प्लस Q2 निकालते हैं सर, Q2 ये रहा, Q2 इधर जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल है V, C है इसकी 2, V माइनस इधर है 0, ठीक है, प्लस कोल आराम से देखते जाओ, ये हो गया इसका। अब थर्ड का देखते हैं, थर्ड पे ये रहा, थर्ड जा रहा है V से, और ये वाली प्लेट है 10 पे, और 3 QCV होता है, तो V माइनस 10, ठीक है जी। फिर हम लेते हैं प्लस इस पे जाएगा सर, बिल्कुल Q4 इस पे जा रहा है CV, V कितना है इसका, V माइनस 0 इंटू 4, यानी 4 इंटू V माइनस 0 इक्वल टू क्या करना है 0, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट कैलकुलेट दिस पोटेंशियल, जितना ये होगा उतना ही V होगा, उड़ा देना, फिर टेंशन नहीं है बॉस। तो यहाँ पे आएगा V माइनस 10 प्लस 2V प्लस 3V माइनस 30 प्लस 4V इक्वल टू 0, चेक करो आप, तो ये आ गया 2 5 7 है ना, नहीं नो 10 10V आ गया, फिर ये माइनस का 10 30, ये आ गया माइनस का 40 इक्वल टू 0। बस सॉल्व करना है, V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, दैट इज 10V इक्वल टू 40 एंड V आ जाएगा आपका 4 वोल्ट। मतलब आपने जो भी नोडल पॉइंट थे उनका पोटेंशियल आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे पोटेंशियल 4 वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल 4 वोल्ट। आपको पता है स्विच के, जब ये स्विच ओपन था तो ये प्लेट और ये प्लेट आपस में कनेक्ट थी, ओके, अगर इस पे माइनस चार्ज था, इस पे प्लस था, जितना इस पे था उतना उस पे था, तो नेट चार्ज उसका क्या रहने वाला है इनिशियली 0, ओके। बट आपने जब स्विच क्लोज कर दिया तो उससे कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा, स्विच क्लोज करने के बाद इनका जो सिचुएशन है वो चेंज हो चुकी है ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाली कैपेसिटर ये वाली आपस में इनका अरेंजमेंट चेंज हो चुका है, ओके। तो यार आपने 4 वोल्ट की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द चार्ज फ्लो थ्रू दिस सर्किट, थ्रू दिस स्विच एक्चुअली, ओके। तो स्विच से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। आप ये देखो, ये स्विच से ऊपर वाली साइड कौन कौन सी प्लेटें कनेक्ट है, ये वाली और ये वाली डायरेक्ट, या तो इनका सम ले लो, या फिर जो नीचे स्विच से कनेक्ट है उनका सम ले लो, दोनों का सेम ही आएगा, आपको पता चल जाएगा कितना वैल्यू, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो अगर आपने ऊपर वाली प्लेट की Q1 प्लस Q2, Q1 कैसे निकालोगे, Q1 is the charge which is flown from this point towards this, इधर जा रहा है, तो कैसे लिखोगे C1V1 प्लस C2V2, तो C1 उसकी कैपेसिटेंस कितनी है 1, पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना आया 4 माइनस 10,
4 माइनस 10, क्योंकि हमने माना इधर से चार्ज जा रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आएगा C2, C2 कितना है सर 2, यहां से चार्ज आ रहा है 4 से 0 की तरफ, तो 4 माइनस 0, ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास -6 प्लस आ जाएगा 8 एंड दैट इज 2 माइक्रो कूलम इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट। और अगर ये पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो पक्का चार्ज इधर से इधर को जा रहा होगा, जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग। अब नीचे वाले पे चेक कर लेते हैं, लेट्स सी कि यार स्विच से तो ये नीचे की दो प्लेट भी है, एक ही साइड का चार्ज कंसीडर करते हैं, चाहे इसका चाहे इसका। तो देखते हैं इस वाले साइड का, देखते हैं नेट चार्ज कितना आएगा जो स्विच से पास होगा। इससे ये वाली प्लेट कनेक्ट है और ये वाले, इस प्लेट का कैपेसिटेंस है 3, पोटेंशियल डिफरेंस इधर से जाएगा 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस इसका देखो यहाँ पे 4, इसका है 4 माइनस 0 दैट इज 4, तो ये आ रहा है आपका -18 प्लस 16 -2 माइक्रो कूलम। अब देखो माइनस का मतलब जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहने वाला है सेम। तो भाई चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो एक ही बात है। क्वेश्चन में अगर पूछेगा ए से बी फ्लो कर रहा है बी से ए फ्लो कर रहा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन देखो नेगेटिव डायरेक्शन देखो, उसी के अकॉर्डिंग यू कैन डिफाइन, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहने वाला है, इधर से निकालो तो भी ठीक है इधर से निकालो तो भी ठीक है। ओके, सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे डील करके आओगे, बढ़िया तरीके से आप सॉल्व करके आना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस टाइप के सारे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।